नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को देगी नई दिशा। स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 5E इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल का दिया मंत्र। कहा, नए समय की शिक्षा के मूल मंत्र में होने चाहिए ये प्रयोग। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में खेलों के प्रोत्साहन की बताई जरूरत। पंजाब विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कहा, लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बने खेल। योग या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि। फिट इंडिया अभियान की भी की सराहना। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी 4 रिपोर्ट। वर्चुअल कोर्ट से जुड़ी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें। सभी अदालत परिसरों में ई सेवा केंद्रों की स्थापना का प्रावधान। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार मनोज कुमार झा ने दाखिल किया नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जेडीयू सांसद हरिवंश से मुकाबला। मॉनसून सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को होगा चुनाव। कोविड रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करना हर राज्य की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को दिए दिशा निर्देश। मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाने की कही बात। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद सरकार का पूरा जोर अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सच्चाई यह है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है, जिसे खत्म करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का जरिया बनेगी। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथियों, जब शिक्षा को आसपास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पड़ता है, पूरे समाज पर भी पड़ता है। हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि पाठ्यक्रम को कम किया जा सके और मौलिक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटरडिसिप्लिनरी, फन बेस्ड और कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। हमें अपने स्टूडेंट्स को
21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाषा सारी शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से जान सके, सीख सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में खेल संस्कृति के पुनरुद्धार का आह्वान किया। आज पंजाब विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र से जुड़े असाधारण खिलाड़ी उत्कृष्ट नेता भी बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमारे पास देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमें मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। उपराष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। देश में खेल संस्कृति को तत्काल बहाल करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि खेल, योग या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए। Sports and games form a crucial part of our lives. They improve our physical fitness, improve our cognitive abilities, and in the case of team games, enhance our social skills. Participating in games and various sports will improve the concentration level of an individual, promote the concept of teamwork, and help in developing an attitude of equanimity. देश में जीवन शैली संबंधी बीमारियों की घटनाएं बढ़ने पर भी उपराष्ट्रपति ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं को अस्वास्थ्यकर आहार और आरामपस्त जीवन के खतरों के बारे में बताना जरूरी है। I'm happy that the Prime Minister Narendra Bhai Modi's initiative Fit India campaign encourages people to stay fit and healthy. Half of the time in classroom, remaining time in the field, be it agriculture field or sports field or social welfare, you must spend enough time in these activities also. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सूचना युग में छात्रों में सही मूल्य होना और भी जरूरी है। हार्टफुलनेस पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने सरकार, परिवार, गुरुजनों, शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि वो विद्यार्थियों के जीवन में नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर महत्व दें। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा देना जरूरी है और विश्वविद्यालय को अपना शिक्षा स्तर सुधारना चाहिए, जिससे भारत विश्व में शिक्षा और इनोवेशन का केंद्र बन सके। नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति 2020 में नैतिक शिक्षा को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न हिस्सा रही है। Present times, there is a greater need for focusing on inculcating the values of compassion, empathy, respect for elders, and religious tolerance among the youngsters. This is also time for us to return to our roots and draw upon the wisdom of our traditional methods of teaching and learning to rebuild the foundations based on universal values. उपराष्ट्रपति हार्टफुलनेस पर अखिल भारतीय निबंध लेखन के ऑनलाइन शुभारंभ के अवसर को संबोधित कर रहे थे। इस प्रकार के कदमों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वो अपने जीवन को सार्थक, सकारात्मक बना सकें। And education is the key to fully leverage this demographic dividend. Our universities and higher education institutions need to vastly improve the standards to make India a leading hub of knowledge and innovation. There should be a greater thrust on research. Research is search for truth, ultimate truth, and collaboration between the academia and the industry. There is also a need for greater investment in research by both public sector and private sector institutions to create and promote the right ecosystem
for innovative thinking to flourish. उपराष्ट्रपति ने शिक्षण संस्थाओं और उद्योग के बीच सामंजस्य की जरूरत बताई। शोध पर बल देते हुए उन्होंने अनुसंधान के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा निवेश बढ़ाने का आह्वान भी किया। हार्टफुलनेस अखिल भारतीय निबंध लेखन हर साल जुलाई से नवंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। रामचंद्र मिशन भारत और भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र द्वारा सम्मिलित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने आज सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू को समिति की 4 अहम रिपोर्ट सौंपी। इसमें भारत में वर्चुअल कोर्ट्स और प्रभावी प्रशासन, बैंकिंग और राजस्व मामलों में सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट बेहद खास है। समिति ने सिफारिश की कि कोविड-19 वैश्विक महामारी समाप्त होने के बाद भी चुनिंदा श्रेणियों के लिए इस माध्यम से सुनवाई जारी रहनी चाहिए। समिति ने कहा कि अदालत एक स्थान नहीं बल्कि एक सेवा है। वक्त आ गया है कि कोर्ट रूम्स नई तकनीकों के लिए अपने दरवाजे खोल दे। समिति ने सिफारिश की कि इस मामले में कानून में जरूरी बदलाव भी हो ताकि वर्चुअल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को बेवजह उन पर सवाल न खड़ा हो। समिति ने गौर किया कि देश में 3,477 कोर्ट रूम्स में वर्चुअल प्रोसीडिंग्स की सुविधाएं हैं, लेकिन 14,443 में अभी ये सुविधा होनी है। समिति की अहम सिफारिशों में सभी अदालत परिसरों में ई सेवा केंद्रों की स्थापना, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का तेज क्रियान्वयन करना, इसमें 3 और 5 साल के लॉ कोर्स में कंप्यूटर लागू करना, डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना शामिल है। समिति की राय है कि आने वाले समय में तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। इस नाते समय के साथ अदालतों को जरूरी कौशल से लैस करने की जरूरत है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कई हितधारकों के साथ गहन मंथन किया है। इस विषय पर अभी और विचार विमर्श जारी रहेगा और समिति फाइनल रिपोर्ट बाद में संसद को सौंपेगी। पूर्ण लोगों के लिए सस्ता, सरल, सुलभ न्याय होना चाहिए। उसमें वर्चुअल कोर्ट का एक प्रयोग हुआ है। कोविड के दौरान लगभग कई लाख केस भी कोर्ट के द्वारा डिस्पोज किए गए हैं। क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है तो नीचे के स्तर पर जो इसमें कमियां हैं दिखते हैं उनको कैसे दूर किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जो ई कोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस ई कोर्ट के प्रोजेक्ट को इसके माध्यम से कैसे जोड़ करके कोर्टों को सक्षम और प्रभावी बनाया जाए। और उसके साथ ही साथ इस मामले में हमने बार एसोसिएशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से भी कमेटी ने पूरा कंसल्टेशन किया था। उन विषयों के आधार पे वर्चुअल कोर्ट को भविष्य में स्ट्रेंथ करने के लिए आज हमने रिपोर्ट माननीय चेयरमैन साहब को पेश की। संसद की गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने आज पीएलबी में हुई अपनी बैठक में 3 रिपोर्ट्स को अंतिम रूप दिया। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 1 घंटा 10 मिनट चली और 10 सांसद इसमें मौजूद थे। समिति ने बैठक में गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 2020-21 के अनुदान मांगों और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पर एटीआर को अंतिम रूप दिया। विभाग संबंधी 24 समितियों में गृह कार्य संबंधी समिति बेहद ताकतवर समिति मानी जाती है। इसके दायरे में गृह कार्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आता है। संसद का मॉनसून सत्र 4 सितंबर से शुरू हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में लंबित 42 विधेयकों में से कई सरकार की प्राथमिकता वाले विधेयक हैं। स्थायी समितियां कुछ अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी हैं। इन विधेयकों में से कुछ मॉनसून सत्र के दौरान पारित हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में सरकार 23 उन नए विधेयकों को पारित कराना चाहती है जो मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से बेहद अहम हैं। इसमें भी 11 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। राज्यसभा के 252वें सत्र और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान बिना किसी अवकाश के लगातार बैठकें 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगी। 18 कामकाजी दिनों में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज भी हैं और 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप के साथ 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना है।
इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा को लौटाना भी है, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता में वो 11 विधेयक हैं जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इन विधेयकों के लिए परिनियत संकल्प का उपयोग करने जा रहा है। अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, बैंकारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों से छूट विधेयक 2020 शामिल हैं। उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये राज्यसभा में 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। इस पर पहले उच्च सदन में विचार होगा, फिर लोकसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सरोगेसी विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिश पर ही सरकार सरोगेसी के साथ ही ART विधेयक भी इस बार ला रही है। इस तरह मॉनसून सत्र के दौरान अन्य विधेयकों के साथ सरकार की प्राथमिकता 1 दर्जन नए विधेयकों को लेकर भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कारखाना विनियमन संशोधन विधेयक 2020, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2020, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2020, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। पिछले 3 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी कामकाज शानदार रहा। सबसे अधिक काम लोकसभा चुनाव के बाद हुए पूर्ण बजट सत्र 2019 में हुआ, जब लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित कर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से संसद की मंजूरी की राह देख रहे थे। उच्च सदन ने कुल कामकाज का बड़ा हिस्सा विधायी कामों में लगाया। सरकार इस बार भी यही गति बनाए रखना चाहती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार से आरजेडी की सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया। विपक्ष की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू सांसद हरिवंश से होगा। आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने विपक्षी दलों के कई नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने इस चुनाव को सिद्धांतों की लड़ाई करार दिया। Contesting it on behalf of almost entire opposition, just to convey a message that in parliamentary democracy, contests doesn't make each other enemies of each other. It is not between two individuals. It is between two alternative voices, two alternative narratives. I see this election precisely for this reason. We'll appeal to all parties, maybe some within the NDA, that please make sure that in the best interest of parliamentary democracy, the health of democracy, the position of deputy chairman should be offered to opposition benches. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम सहित कई विपक्षी दलों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। Like-minded parties have decided that we should contest on the basis of the principles. We may lose, we may win. This is not a big question. In politics, one loses, one wins. But the principles behind the
politics are most important. पूर्व उपसभापति हरिवंश का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के कारण उपसभापति का पद इस साल अप्रैल से रिक्त है। एनडीए ने एक बार फिर से उन्हें उपसभापति का उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव मानसून सत्र के पहले दिन यानी 14 सितंबर को होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और जापान सैन्य संचालन के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे संबंधित करार पर दोनों देशों ने गुरुवार रात दस्तखत किए। इस समझौते में अन्य बातों के अलावा दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल रसद की आपूर्ति या वहां मौजूद मरम्मत की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर सकेंगी। इस समझौते पर भारत की ओर से रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान की ओर से भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए। भारत का इस तरह का समझौता इंडोनेशिया सहित और कई देशों से है। जापान का हिंद प्रशांत क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस वजह से यह समझौता काफी अहम माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर हिंसा और संस्कृति को अपने यहां ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी फैलाने का आरोप लगाया। 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल्चर ऑफ पीस पर हुए एक सेशन में बोलते हुए भारतीय काउंसलर पोलमी त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान का खेदजनक मानवाधिकार रिकॉर्ड और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति उसका भेदभावपूर्ण रवैया पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। इशिंदा कानून का इस्तेमाल हिंदू, ईसाई और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों और गरिमा के खिलाफ किया जाता है। भारत जहां का संविधान सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार की गारंटी देता है, उस पर गैर जिम्मेदाराना इल्जाम लगाने से पहले पाकिस्तान के शिष्टमंडल को अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर अपना रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब लोगों की समस्याएं ऑनलाइन के अलावा सभी माध्यमों में सुनी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इसके लिए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRMS शुरू की है। इसके तहत दर्ज की गई शिकायतों की 24 घंटे निगरानी होगी और समय से समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत लागू की गई है। इसके तहत 23,000 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकेगा। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहाँ किया गया है कि जो से 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रति वर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। भारत में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। ठीक होने की दर भी अब बढ़कर 77.64% हो गई है। कोविड महामारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों के मुकाबले करीब 4 गुना है। पिछले सिर्फ 29 दिनों में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 70,880 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 35,42,663 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 45,62,414 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,209 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 76,271 हो गई है। जानकारी के मुताबिक देश में अभी 9,43,480 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रोगियों की जल्द से जल्द पहचान करने, तत्काल और कारगर उपचार से देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मृत्यु दर 1.67% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 11,63,542 टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक 5,40,97,975 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाए। कोरोना के गंभीर रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन अहम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधानों का प्रयोग करके ऑक्सीजन की मुक्त सप्लाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 के मध्यम और गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति अति आवश्यक है। अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से किए गए पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मई की शुरुआत तक देश में 0.73% व्यस्क यानी करीब 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। सर्वे को 11 मई से 4 जून के बीच अंजाम दिया गया था। इस दौरान 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल की एंटीबॉडी की जांच की गई। ये जांच कोविड कवच ELISA किट के जरिए की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 43.3% सीरो पॉजिटिविटी 18 से 45 आयु वर्ग में देखी गई। इसके बाद 39.5% लोग 46 से 60 आयु वर्ग के थे, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 17.2% सीरो पॉजिटिव थे। सीरो सर्वे के मुताबिक मई की शुरुआत तक देश में कुल 64,68,388 लोग संक्रमित पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे के परिणाम संकेत देते हैं कि देश में सीरो प्रसार कम है। मई के मध्य तक देश में SARS-CoV-2 के संपर्क में 1% से कम लोग आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने की जांच एक्सपर्ट्स ने शुरू कर दी है। हालांकि इसने वैक्सीन निर्माण की गति को धीमा कर दिया। वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस घटना से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की ट्रायल में ऐसा होता है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की ट्रायल्स पर ब्रेक लगना कोई झटका नहीं है। ये बताता है कि वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया हमेशा फास्ट और स्ट्रेट रोड जैसी नहीं रहती। इसे हम वेकअप कॉल भी मान सकते हैं। As it was in this case, it was a severe side event and therefore the trial was halted. And again, this is normal procedure. This is good clinical practice. Because safety is of the utmost, is the highest priority in any clinical trial. Perhaps a wake-up call or a lesson for everyone to recognize the fact that there are ups and downs in research. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में फेज 2 और फेज 3 का कंबाइंड ट्रायल्स चल रहा था, जिसे फिलहाल जांच करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको बता दें 14 सितंबर सुबह 9 बजे से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए हमारा सुबह 9 बजे का बुलेटिन आप सुबह 8 बजे देख सकेंगे। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे बुलेटिन के बाद आप संसद समाचार सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।